नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फूल गोभी की फसल से ले अधिक उत्पादन। गुलाब की फसल में कटाई छटाई करने का है यह सही समय। प्रदेश के जिन किसानों ने फूल गोभी की खेती की है उनकी फसल अभी बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है। ऐसे में इस फसल से अधिक उपज मिले इसके लिए फसल में समसामयिक कार्यों को उचित समय पर करना बेहद जरूरी होता है। तो आप फसल की देखरेख करते हुए अधिक उत्पादन कैसे लें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम फूल गोभी की खेती के बारे में कुछ बिंदुवार चर्चा करेंगे, जिसमें हम फूल गोभी की खेती हम करते हुए हमने देखा है कि अभी किसान भाइयों ने हमारे पौधरोपण कर दिए हैं। खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें तो खरपतवार नियंत्रण एक फूल गोभी में मुख्य समस्या के रूप में हम देखते हैं। जो खरपतवार नियंत्रण है इसके लिए हम निराई गुड़ाई के द्वारा हम इसका नियंत्रण करते हैं। तो निराई गुड़ाई हम लगभग 30 दिन 45 दिन 60 दिन के अंतराल पर इस तरह से हम समय समय पर अब फसल है उसकी आवश्यकता के अनुसार हम समय समय पर करते रहते हैं। जो निराई गुड़ाई है वो खुरपी के द्वारा से हम करते हैं, जिससे हमारे पौधों को कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और उसी समय जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो आवश्यकता अनुसार हम उसमें मिट्टी चढ़ाकर हम अपने पौधों को अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे हमारे जो फूल गोभी के पौधे हैं वो अच्छे से वृद्धि कर सकें। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल का उचित विकास हो तथा अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए आपको फसल में संतुलित उर्वरक प्रबंधन करते हुए सिंचाई किस तरह से करनी है इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और इसी रूप में हम देखें कि हम जो रासायनिक खाद के रूप में हम जो उर्वरक के रूप में जो खाद का यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा का यूज करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास है जो वो भी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम देते हैं। ये बुवाई के समय हम नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस की पूरी मात्रा को हम दे देते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची रहती है वो, जबकि हम 6 से 7 सप्ताह के बाद हम आवश्यकता के अनुसार हम उसमें फसल में अपने देते रहते हैं। इस प्रकार हम खाद और उर्वरक का प्रबंधन करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें सिंचाई प्रबंधन। तो सिंचाई प्रबंधन की यदि बात करें तो हम जैसे ही मतलब जो फूल गोभी के पौधे हैं उनका हम रोपण करते हैं तो उसके बाद हमको हल्की सिंचाई करते हुए हम उसके पानी का सिंचाई करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारे पौधे अच्छे तरीके से लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उनमें 7 दिनों के अंतराल पर हम उनमें सिंचाई करते रहते हैं, जिससे उनमें नमी बनी रहे और उनकी वृद्धि आवश्यकता अनुसार होती रहे। फूल गोभी के पौधे हैं जब उसमें हम देखते हैं कि फूल बनने लगे तब उसमें हमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि उस मिट्टी में हमारी नमी बनी रहनी चाहिए, जिससे हमारे जो फूल है वो अच्छी तरह से वृद्धि करते हुए फूल की संख्या है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल को कीटों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इन कीटों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। और फिर इसके बाद हम बात करें किसान भाइयों के हमारे कुछ कीट एवं रोग के बारे में। तो कीट के रूप में हम देखते हैं तो माहू कीट भी इसमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो माहू होता है यह हरे
पीले रंग के पतंगदार कीट होते हैं जो हमारी पत्तियों पे पिछला मतलब निचला भाग होता है उसमें हम देखने को मिलते हैं, जो शिशु अवस्था में हमारे पौधों को काफ़ी पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और हम देखते हैं कि हमारे पौधों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए भी हम कार्बोरिल 10% का चूर्ण का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हुए हम इसका नियंत्रण कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखें कि जो हमारा फूल गोभी है उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा कीट लगता है वो डायमंड बैक मौत करके हमारा एक कीट है जो मतलब प्रमुख रूप से जो सभी से सबसे ज़्यादा हमारे फसल फूल गोभी की जो फसल है उसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यह कीट जो है मुख्य रूप से अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। यह इल्लियाँ पीले रंग के रंग लिए हुए हमको देखने को, तथा कभी कभी हम ये देखते हैं जो इल्लियाँ हैं जो गहरे रंग की तथा और शरीर में हल्का सा भाग जो उसका होता है वो भूरे रंग का होता है। यह जो कीट है इससे लगभग हमारी जो फसल है उसमें कम से कम 50 से 60% तक का नुकसान कभी कभी हमको देखने को मिलता है। और इसके नियंत्रण के लिए हम डीपेल 8L का 1000 मिलीलीटर की दर से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि डायमंड बैंक मौत का हम जो कीट है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, फूलों में गुलाब का महत्वपूर्ण स्थान है और इसका प्रयोग विभिन्न कार्यस्थलों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी फसल से गुणवत्ता युक्त फूलों को प्राप्त करने के लिए फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो इस समय गुलाब की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परमवीर सिंह। जैसा कि हम अब जानते हैं कि अब रोज़ गुलाब का फूल आने का समय हो गया है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले अधिक से अधिक फूल लेने के लिए आवश्यकता पड़ती है प्रूनिंग की, क्योंकि हम जानते हैं कि जब गुलाब में नई जो सूट आती है उसी के ऊपर हमेशा फूल आता है, पुरानी पे नहीं आता है, इसलिए प्रूनिंग करना इसमें बहुत ज़रूरी है। गुलाब एक सदाबहार पौधा है। यदि काट छांट नहीं किया जाए तो वर्ष भर फूल देता रहेगा, लेकिन फूलों की गुणवत्ता काफी खराब हो जाएगी। इसलिए वर्ष में एक बार पौधे को आराम देने की जरूरत होती है। इसलिए पौधों की कटाई छटाई करना बेहद जरूरी है। तो कैसे करें इस कार्य को, आइए जानते हैं। तो प्रूनिंग करने के लिए तरीके बताते हैं हम। सबसे पहले हमको 5-8 दिन पहले पानी बंद कर देना चाहिए। उसके बाद कम से कम 1.5 से 2 फीट की हाइट पे प्रूनिंग, पुराने ज़्यादा पौधे हैं तो उसमें प्रूनिंग कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले अब आप देख रहे हैं कि जैसा कि ये पुराने पौधे हैं, ये कम से कम काफ़ी हाइट के होते हैं, उस पर अब नया फूल नहीं आएगा। आप देख रहे हैं सभी फूल लास्ट में हो गया है। तो इसको आपको करना क्या है, ज़मीन से कम 1.5 से 2 फीट की हाइट पर इसको कटिंग करते हैं। कटिंग करते समय में ये आपको ध्यान रखना है, सीधा फ्लैट कट नहीं लगाएं, उसमें 45 डिग्री का कट लगाएं। और कट लगाते टाइम ये ध्यान रखें कम से कम 1 सेंटीमीटर जो बड है पुरानी, उस पर 1 सेंटीमीटर ऊपर से कट लगाएंगे। आप देखेंगे कि ये बड़ा टहनी है, इसको काटे नहीं काटेंगे तो उतने फूल नहीं आएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसको हैवी प्रूनिंग बोलते हैं। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। कट करते समय बस आपको ध्यान यही रखना है कि सीधा फ्लैट कट नहीं लगाएं, उससे क्या बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं। हमेशा 45 डिग्री पे कट लगाएं। कट लगाने के बाद ये ऐसे खाली हो जाएगा। और आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है, जो पुरानी टहनियाँ हैं
और कमज़ोर टहनियाँ हैं, सड़ी गली टहनियाँ हैं जिसमें डिजीज वगैरह लग गया है, उसको भी कट कर देंगे। और इसमें सेंटर को एकदम फ्री रखेंगे, सेंटर है जिसको फ्री रखेंगे और टहनियाँ कटी हुई हैं सबको हटा देंगे, पुरानी टहनियाँ, क्योंकि इसमें फूल नहीं आएगा और आपकी बीमारी फैलाएगा। और इसके अलावा इसमें देखेंगे जो कमज़ोर टहनियाँ हैं वो जो फूल नहीं देंगी उसको भी आप कट कर देंगे और जो मजबूत टहनियाँ हैं उसको सिर्फ रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका हार्ड प्रूनिंग, जो हैवी प्रूनिंग करते हैं ऊपर से उसकी। किसान भाइयों, गुलाब के पौधों से अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल प्राप्त करने के लिए अक्टूबर माह में इनकी विटरिंग करनी होती है। इससे क्या लाभ है और इस प्रक्रिया को कैसे करना है, आइए जानते हैं। फिर बात करते हैं हम रूट प्रूनिंग की। रूट प्रूनिंग के लिए क्या करते हैं हम, जैसे पौधा है उसकी पेरीफेरी से 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम थोड़ा खुरपी से 45 एंगल पर ऐसे खोदते हुए चले जाते हैं और 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक खोदकर उसको कम से कम 8 से 10 दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं। उसके बाद हम उसमें कम से कम 5 से 8 केजी प्रति पौधे के हिसाब से आपका जो सड़ा हुआ गोबर की खाद है उसको डालकर उसमें मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद मिट्टी जो निकली है उसको वापस भर देते हैं और उसमें पानी दे देते हैं। ये तो हो गया आपका रूट प्रूनिंग का बात। गुलाब के पौधों का विकास ठीक ढंग से हो तथा शाखाओं पर अधिक मात्रा में अच्छे फूल आए, इसके लिए इस समय पौधों में कुछ पोषक तत्वों को देना पड़ता है। तो कौन कौन से उर्वरकों को कब और कितनी मात्रा में देना है, आइए जानते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी मैन्यूरिंग की। तो मैन्यूरिंग के लिए हम इसमें एक तो आपका 5 से 8 केजी आपको वर्मी कंपोस्ट या आपका सड़ी हुई गोबर की खाद दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो आजकल रोज मिक्स के नाम से बहुत सारे बाज़ार में उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास उपलब्ध हैं उनको देना चाहेंगे तो हम आप इसके अंदर 75 ग्राम आपका नाइट्रोजन, 150 ग्राम आपका फास्फोरस एवं 50 ग्राम पोटास देंगे। जिसमें करना क्या होता है कि आपको पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की जब प्रूनिंग करके जब गड्ढा भरते हैं उसी टाइम दे देते हैं। आधी मात्रा जो नाइट्रोजन की बचती है उसको 30 दिन के बाद, प्रूनिंग के 30 दिन के बाद फर्स्ट जो हार दिया है मैन्यूरिंग उसके 30 दिन बाद उसमें देते हैं। कि हम जानते हैं कि प्रूनिंग का सबसे बेस्ट समय जो है बारिश जब ख़त्म होती है और हल्का सर्दी आने का शुरू होता है तो वो है अक्टूबर का महीना। तो हमको अक्टूबर के महीने में प्रूनिंग कर लेना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक सूट निकलेंगे और अधिक फूल निकलेंगे। उससे हम अधिक फ़ायदा ले सकते हैं गुलाब के पौधे से। अगर हम पुराने को ऐसे कैसा छोड़ेंगे तो उससे नए सूट नहीं आएंगे और जब नए सूट नहीं आएंगे तो उस पर नए फूल नहीं लगेंगे। किसान भाइयों, गुलाब पौधों में इस समय पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप होता है, जिससे पत्तियों पर सफेद कवक जाल फैल जाता है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए सल्फेक्स 3 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जहां तक बात कीटों की है, गुलाब में इस समय सबसे ज्यादा लाल मकड़ी का प्रकोप होता है, जो कि पौधों का रस चूसकर हानि पहुंचाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए ओमाइट दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। आजकल खेतीबाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसलिए आज किसानों का रुझाव जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। इसी के तहत आज हम आपको पंचगव्य बनाने की विधि और इसके लाभ के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए, से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, गुना और इनके आसपास के जिले के किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्षा नहीं होने की संभावना को देखते हुए इस समय पकी हुई फसलों की कटाई करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखें। फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें एवं नींदा नियंत्रण का काम करें और खाली हो रहे खेतों को रबी फसलों की बोनी के लिए तैयार करें। इस समय सरसों की बोनी के लिए उपयुक्त तापमान है, इसलिए सरसों की बोनी के लिए खेतों को तैयार करें एवं सरसों की उन्नत बीजों का चयन कर बोनी में प्रयोग करें। बोनी से पूर्व बीजों को अवश्य ही उपचारित करें। इसके लिए 2 ग्राम थायरम तथा 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इस समय आलू की बोनी के लिए उपयुक्त तापमान है, अतः किसान भाई आलू की बोनी भी कर सकते हैं। अरहर की फसल में इस समय फूल और फलियां बन रही हैं और इसी समय फसल पर फली छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है, अतः कीट का प्रकोप होने पर ट्राइजोफास 750 मिलीलीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय बैगन और टमाटर, भिंडी में रस चूसक कीटों की संभावना हो सकती है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है। इसके नियंत्रण के लिए भी इमिडाक्लोरोपिड दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय अधिकतर पशु जैसे गाय और भैंस ब्याने का समय है, अतः पशु के ब्याने के 1 घंटे के भीतर नवजात बछड़ा एवं बछियों को पर्याप्त मात्रा में शिशु भार के अनुसार खीस अवश्य पिलाएं। इस समय पशुओं को छायादार एवं सूखे स्थान पर रखें तथा स्वच्छ एवं ताजा पानी पीने को दें। इस समय तालाब का पानी पशुओं को न पिलाएं और इनके आहार में संतुलित आहार का समावेश करें। पशुओं के फर्श को स्वच्छ रखें तथा प्रतिदिन फिनाइल से साफ करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम नगला, जिला सतना के किसान जगवीर यादव ने। आप पशुओं को गलघोटू रोग की समस्या से बचाने के उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो जगवीर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मुख्यतः होने वाली बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे साइंटिफिक नाम में हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया HS कहते हैं और इसके उपनाम भी काफ़ी सारे हैं। उसको किसान भाई गलघोटू के नाम से जानते हैं, घर्रा रोग से जानते हैं। इस रोग के मुख्यतः लक्षण सामान्यतः पशु के गले के अंदर गांठ हो जाती है या गले के निचले जबड़े में सूजन आ जाती है, जिससे पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये बीमारी मुख्यतः गाय भैंसों में होने वाली मुख्य बीमारी है। HS हमेशा बरसाती आर्द्रता और नमी वाले मौसम में फैलती है। मुख्यतः इस बीमारी के अंदर जो श्वास नली है उसमें स्वेलिंग आने से श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है पशु की। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, गले में सूजन आना,
सांस लेने में तकलीफ होना और सांस लेते समय घर घर की तेज आवाज होना आदि शामिल है। ये बीमारी एक बार पशु के होने में इसका जो फैलने का समय है वो बहुत ही छोटा है। ये 4 से 8 घंटे के अंदर पशु मर जाता है। जो सही समय पर पता लग जाता है तो जानवर बच जाता है और नहीं इसमें जानवर बचने के चांसेस न के बराबर होते हैं। ये बीमारी मुख्यतः हमेशा आर्द्रता वाले मौसम में ही होती है, तो इसके बचाव के लिए मई जून के महीने में वैक्सीन करवाई जा सकती है HIS की। पशु को बांधकर अच्छी तरह से वैक्सीन लगवाएं जिससे आर्थिक और प्रोडक्टिव हानि से बचा जा सके। इस रोग से बचाव के लिए रोग निरोधक टीके लगाए जाते हैं। पहला टीका 3 माह के आयु में, दूसरा 9 माह की अवस्था में और उसके बाद हर साल ये टीका लगाया जाता है। ये टीके कई पशु चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क भी लगाए जाते हैं। HIS के साथ ही मैं एक छोटी सी बीमारी के बारे में और बताना चाहूँगा जिसका नाम ब्लैक वाटर BQ के नाम से जानते हैं। इसमें फुट्टे के अंदर सूजन आ जाती, स्वेलिंग आ जाती है तथा उसमें काला पानी भर जाता है जिससे चर की आवाज़ आती है। ये मुख्यतः पशु को लंगड़ा कर देती है तथा पशु का जिस हिस्से में ये जो स्वेलिंग वगैरह पानी आ जाता है वो हिस्सा ही पूरा वहाँ की हड्डी गल जाती है जिससे पशु मृत्यु के कगार पर चला जाता है। इसके लिए भी वैक्सीन अवश्य करवाएं और ब्लैक वाटर से भी पशु को इस बरसात के मौसम में बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।